पहले कमकमा टिमटिमा रहा था, अंदर से मुलाजिम ने बटन दबा दिया होगा कि फानूस रोशन हो गया। दाएं जनाब का दरवाज़ा खुला और चादर ढांपे एक सफ़ेद रेश शख्स बुड़बुड़ाता हुआ नमूदार हुआ। उसने ग्रिल का दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर ही से बोला, क्या बात है? डॉक्टर साहब से काम है, सरकार बहुत बीमार है, खुदा के लिए देर न कीजिए, डॉक्टर साहब को फ़ौरन जगह दीजिए, हम लोग दूर से आ रहे हैं। बूढ़े ने टॉर्च की रोशनी में जब तक ट्रेवर हदायत अली की शक्ल नहीं देख ली उसकी आवाज़ नहीं खुली। इतनी रात गए? वो नागवारी से बोला, डॉक्टर साहब का हुक्म है कि इन्हें रात को न जगाया जाए, उन्हें सोने का वक्त ही कितना मिलता है, रात को भी देर से लौटे थे। आप लोग अस्पताल चले जाओ, पूरी रात खुला रहता है, सवेरे डॉक्टर साहब जाके देख लेंगे। अब उनको अस्पताल का रास्ता मालूम है नूर चाचा, कोई ऐसी बात है जो इधर आए हैं? ट्रेवर ने हिजानी आवाज़ में कहा, ज़रा एक बार डॉक्टर साहब हजूर की ख्वाबगाह पर दस्तक दीजिए और सरकार नवाब साहब का नाम बोलिए। ट्रेवर ने शिकायत में इस लहजे में मिन्नत की। हम मजबूर हैं हदायत मियाँ, हमको इजाज़त नहीं है। बूढ़े ने रुखाई से कहा, आप क्या बातें कर रहे हो चाचा, एक आदमी की ज़िंदगी का सवाल है, आप अंदर जाकर डॉक्टर साहब को बोलिए तो वो मना कर देंगे तो हम चले जाएंगे। सरकार नवाब साहब से डॉक्टर साहब की पुरानी रस्मदारी है, कुछ समझ के ही हम लोग उनके दर पे आए हैं। लगता था ड्राइवर की आहो बुका से नूर चाचा का पत्थर पिघल रहा है। वो शशोपंच की कैफियत में खड़ा रहा, फिर जाने से क्या हुआ, कहने लगा, हम क्या करें, हदायत मियाँ नौकर आदमी है, डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना किया है। नवाब साहब जख्मी है चाचा, ड्राइवर वैश्य से बोला, तुमको गौस पाक पीर दस्तगीर का वास्ता। विठल को मोटर से उतरना पड़ा। तुमको जो बोला है वैसे ही करो बड़े साहब, उसने तुर्शी से कहा, ज़्यादा चक मत करो, अभी और एक पल की देर की तो दीवार इतनी ऊंची नहीं है, फलांग के खुद अंदर आ जाएंगे। आप क्या बोलते हैं, ये क्या? बूढ़े की जुबान लड़खड़ाने लगी। विठल ने घंटी पर हाथ रख दिया और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगा। लोहे का दरवाज़ा था, सनाडे में दूर दूर तक आवाज़ गूंजी होगी। बूढ़े को यह तो हरगिज ना थी। निको निको बाबा, शोर न करो, वो चीखते चिल्लाते हुए बोला और उसे एहसास हुआ कि वो तो खुद इस शोरगुल में शामिल हो गया है। ठहरो ठहरो हदायत मियाँ, वो आजिज़ी से बोला, जाता हूँ मैं, अंदर जाता हूँ। और कोशिश। नूर चाचा अंदर जाने के लिए पलट गया। जिस दरवाजे से वो बरामदे में दाखिल हुआ था उसने अंदर जाके पहले उसे बंद किया। चटखनी लगाने की आवाज़ आई, लेकिन साथ ही अंदर से और आवाज़ें आने लगी। दूसरे लम्हे गाउन पहने लंबे कद छरेरे जिस्म का एक अधेड़ उम्र शख्स तेज़ी से बाहर निकला। वो डॉक्टर नासिर ही हो सकता था। नूर चाचा बकता झकता इसके पीछे आया था। डॉक्टर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और ग्रिल तक आके ठहर गया। हदायत मियाँ, वो इस तरह से बोला, क्या बात है, खैर तो है? खैर नहीं है सरकार। ड्राइवर ने हवास बातगी से उसे सलाम किया और फरियादी लहजे में बोला, दरवाज़ा खोलिए हजूर, सरकार नवाब साहब को आपकी ज़रूरत है, खुदा के लिए जल्दी कीजिए। डॉक्टर के हाथ उठाने पर नूर चाचा ने कुफल खोल दिया। डॉक्टर लपकते कदमों से नीचे उतरा। आगे बढ़ के नूर चाचा ने खास दरवाज़ा भी खोल दिया। डॉक्टर तेज़ी से बाहर निकल आया। यहाँ हदायत अली के साथ हम अजनबी भी खड़े थे। उसने ग्रिल ही से हमें देख लिया होगा, लेकिन दरवाजे की ओट में खून से रंगे हुए हमारे कपड़ों पर इसकी नज़र न जा सकी होगी। हम इस कदर रोशनी में भी न थे और ड्राइवर को इतनी फरागत कहाँ थी कि बाकायदा हमारा तारुफ करा सकता। डॉक्टर को मुंतशिर हो जाना चाहिए था। उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। हाथ गाउन की जेब में गया। जेब में ज़रूर कोई हथियार होगा, तब वो एक आजमूदा कार हौसलामंद शख्स मालूम होता था। उसने अपने आप को इस्तवार कर लिया। ड्राइवर हदायत अली के बताने पर कि नवाब मोटर में मौजूद है, डॉक्टर ने मोटर में झांक के देखा। किसी बुरे ख्वाब से जैसे किसी का वजूद ज़ेरो ज़बर हो जाए। एक लहजे के लिए उसकी यही हालत हुई। वो एक कदम पीछे हट गया। ये कैसे हुआ? बात को सारा पूछ लेना साहब, विठल ने तुंदी से कहा, अभी पहले अपना काम करो। डॉक्टर ने हैंडल घुमा के झटके से मोटर का दरवाज़ा खोला और नवाब की नब्ज़ टटोलने लगा। उसने हदायत अली से कहा कि मोटर अंदर ले जाए। बरामदे से मुल्हिक कमरा खुलवा दिया गया था। नवाब को वहीं मुंतकिल कर दिया गया। अंदर ले जाते हुए उसकी आंख खुल गई थी और उसने कराहना शुरू कर दिया था, लेकिन डॉक्टर ने सुई लगाकर उसे फिर गनूदा कर दिया। डॉक्टर को एक मददगार की ज़रूरत थी। चंद मिनट बाद ही उसने हदायत अली ड्राइवर को नूर चाचा के हमरा रवाना कर दिया था। वो कोई आध घंटे बाद वापस आए तो उनके साथ एक और आदमी भी था। इस दौरान में मैं और विठल बरामदे में बैठे रहे। डॉक्टर का सारा घर जाग गया था। उसने हुक्म दिया होगा कि एक मुलाजिमा हमारे लिए इस्त्री किए कपड़े ले आई। हमने मना कर दिया। कुछ वक्त जाता था कि जुमरू और जोरा को आ जाना था। उन्होंने हमसे कुछ फासले पर मोटर ठहरवाई थी और हमें इनसे कोई बात करने की मोहलत नहीं मिली थी। ये यकीन करके हम डॉक्टर के घर में दाखिल हो चुके हैं, उन्हें होटल की तरफ चले जाना चाहिए था। यही हुआ। थोड़ी देर में वो मेरे और विठल के लिए कपड़े लेके वापस आ गए। मुलाजिमा ने मर्दाना निशिस्तगाह से मुतसल गुसलखाने तक विठल की रहनुमाई की। पहले विठल ने कपड़े तब्दील किए, फिर मैंने। हमारे लिए सादगी और सलीके से सजा हुआ बैठने का कमरा खोल दिया गया। अंधेरे का रंग बदल रहा था और फिर अजानें गूंजने लगी और परिंदे चहचहाने लगे। मुलाजिमा ने चाय ला के रख दी। नहाने और कपड़े बदलने ही से जिस्म खासा हल्का हो गया था। चाय ने गिराबारी कुछ और कम की। जोरा और जुमरू भी हमारे साथ बैठे रहना चाहते थे। वो बहुत चाको चौबंद नजर आने का बहरू भर रहे थे।
उनकी हालत चेहरों से उयां थी। वो तो मुसलसल सफ़र करते रहे थे, जाने किस तरह क्या क्या मिन्नत समाजत धोस धांधली से उन्होंने टैक्सी वाले को रोके रखा होगा। विठल राजी नहीं हुआ। उसने उन्हें होटल जाके आराम करने की हदायत की। सुबह हो चुकी थी और धूप छतों पर उतर आई थी। तब कहीं जुलीता रूह डॉक्टर नासिर मिर्जा कमरे में वारद हुआ। उसके पेवटे सूझे हुए थे। हम दोनों यकलख्त उठ खड़े हुए और उसकी सूरत देखने लगे। वो सोफे पर बैठ के गुमसा हो गया। हमने इंतज़ार किया कि वही कुछ बताए तो बेहतर है। उसे एक वक्फा सुकून और सकूत की ज़रूरत थी। चंद लम्हों बाद उसके माथे की लकीरें दूर हुईं। आगे खुदा की मर्जी है। बहुत कलामी के अंदाज में बोला। जख्म गहरा था साहब? वेठल ने इस्तगी से कहा। डॉक्टर सर हिलाने लगा और सीने में सांस भर के बोला, हम यही कर सकते थे। खुदा से बेहतरी की तवक्को करनी चाहिए। खून भी मंगवाया है, अपने पास भी कमताई नहीं है। डॉक्टर ने चश्मा साफ किया। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट की एक लहर आके गुजर गई। खून ऐसे हर किसी का किसी को नहीं दिया जा सकता। वेठल ने कहा कि उसे भी मालूम है। डॉक्टर खामोश हो गया और कुछ तौक़ुफ़ के बाद चौंक के बोला, आपने चाय वगैरह भी पी? नाश्ते का वक्त भी हो चुका है। नाश्ते का वक्त भी हो चुका है। बस साहब, आपकी मेहरबानी, चाय हमने पी ली है, बाकी ठीक है, आपने को ज़रूरत नहीं है। विठल ने नरमी से कहा। नहीं नहीं, ये तो नाश्ते का वक़्त है। उसने बेचैनी से मुलाजिमा को आवाज़ दी। मुलाजिमा के बजाय नूर चाचा हाजिर हो गया और उसने सर झुकाए बताया कि नाश्ता बस तैयार हुआ चाहता है। डॉक्टर वहीं बैठा रहा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, हिचकिचाते हुए कहने लगा, कुछ हमें हदायत अली ड्राइवर ने बताया है, लेकिन ये तो निहायत ही अजीब वाक़या है। क्या बोलें साहब? विठल ने बोझल लहजे में कहा। हमारे लिए ये अपनी नौयत का पहला केस है। वह इज़्तिराब से बोला। रियासत में बसे हुए अब तो हमें भी एक ज़माना हो गया, यहाँ ऐसा नहीं होता। उसके लहजे से ज़ाहिर हो रहा था कि वो किस फ़िक्र तरद्दुद में गिरा हुआ है। आपको अंदाज़ा है कि ये पुलिस का मामला है। पुलिस दखल अंदाजी कर सकती है, जवाब तलबी भी। इसकी आवाज़ में शिकने पड़ गई। नवाब सरवत न होते तो हम भी इस तरह, इसीलिए तो आपकी चौखट पे आए थे। तसल्ली करो साहब, आप पर कुछ आई तो बोलेंगे कि हथियार के बल पे हमने आपको। डॉक्टर ने पटपटाती पलकों से बिठल को देखा और उसके होंठ कुलबुला के रह गए। कुछ मालूम नहीं था कि हदायत अली ने उसे क्या बावर कराया है। हदायत अली को तवज्जो और जवाज़ की मुश्किल पेश आई होगी। उसने लफ्ज़ बहुत चबाए होंगे। वह कमरे में दाखिल भी इस वक्त हुआ था जब उसके आका को ज़ख्मी हुए वक्त गुजर गया था, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था या देर से आया था तो क्या हुआ? शरीके कार तो इब्तदा से था। डॉक्टर की सैरी नहीं हुई होगी, मगर इसके पास हुज्जत का वक़्त नहीं था। गुमान यही है कि हदायत अली ने जो कुछ भी गोशगुजार किया होगा, डॉक्टर ने किसी जरा के बगैर तस्लीम कर लिया होगा। अब उसे फरागत थी। इतनी देर में इस सलीमुल अकल शख्स का दिमाग जाने क्या क्या वहमकारी अंदेशागरी करता रहा हो। अपनी तशफ़ी के लिए बजा तौर पर उसे हमारी ज़ुबानी भी अहवाल वाकई जानने की बेकली होनी चाहिए। विठल के लिए यही बेहतर था कि वह महज हदायत अली के बयान की तस्दीक करे। इम्कान यही था कि हदायत अली ने डॉक्टर को वही कुछ तासुर देने की कोशिश की होगी जो हमने बाग के मुलाजिमों को देना चाहा था। उसने हमें किसी तौर पर आलूदा नहीं किया होगा। उसे हर नफ्स अपने मखदूमी नवाब की खैरख्वाही की जुस्तजू होगी। बसूरत दीगर विठल के लिए ये मरहला इतना ही दुश्वार गुजार था। अच्छा हुआ कि विठल को अपनी दास्तान सराई में तासीर पैदा करने का कुछ और वक्त मिल गया। दूसरे लफ्ज़ों में नजर सानी का वक्त। नूर चाचा ने नाश्ता लग जाने की इतला दी। नशिस्तगाह के वस्त में पर्दे के पीछे पहियों पर चलने वाली लकड़ी की एक दीवार थी। पर्दा हटा के नूर चाचा ने उसे भी एक तरफ कर दिया। ये खाने का हिस्सा था। अंग्रेजी तर्ज की मेज़ के अलावा एक चौकी भी दीवार के साथ जुड़ी हुई थी। डॉक्टर नासिर मिर्जा का ताल्लुक शमाली हिंदुस्तान के किसी इलाके से होगा। नाश्ते का एहतमाम बाकायदा हैदराबादियों जैसा था। दोपहर और रात के खाने की तरह। आदमी की कितनी जिंदगी एक दूसरे के लिहाजो तकल्लुफ में गुजर जाती है। किसी को भूख नहीं थी, लेकिन रस्म अदाई के बगैर जिंदगी जो अधूरी रह जाए। डॉक्टर को शायद ज़्यादा बात करनी नहीं आती थी या उसे किसी पछतावे ने घेर रखा था। वो बुझा बुझा थका थका सा था। उसने वाजिबी इसरार की खानापुरी ज़रूर की, कोई और बात करने का महल नहीं था। नूर चाचा और मुलाजिम मुसलसल दखलंदाजी करते रहे। हदायत अली ने डॉक्टर से हमारा तारुफ अपने आका के मेहमान की हैसियत से कराया होगा, मगर एक सिर्फ ये एतबार पहली बार आमना सामना करने वालों की धुंध दूर करने के लिए नाकाफ़ी था। नाश्ते के बाद डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा विठल को लेके नवाब सरवत के कमरे में चला गया। मैं भी इनके साथ जाने के लिए बढ़ गया था, लेकिन डॉक्टर ने माजरत करके मुझे रोक दिया। कहने लगा, एक वक्त में एक शख्स मरीज के पास जाए तो मुनासिब है। डॉक्टर ने विठल से सिलसिला जुम्बानी के लिए दानिस्ता मुझे दरगुजर किया होगा। वो हासी देर बाद वापस आए। लगता था विठल के अर्ज़े हाल से डॉक्टर का इत्मीनान नहीं हुआ है। उसके चेहरे पर जमी हुई गर्द कुछ और गहरी हो गई थी, मगर इसने सोफे पर कमर टिकाते ही मुझे पेशकश की कि मैं चाहूँ तो नवाब को देख सकता हूँ। मैं हाथ पांव बांधे चुप बैठा रहा। मुझसे ये भी ना पूछा गया कि नवाब किस हाल में है। वो समझ रहा था कि मैं नवाब के लिए बहुत मुतहौश हूँगा। वो गोया मुझे तसल्ली दिलासे देने लगा कि सरे दस्त तो नवाब से कोई बातचीत मुमकिन नहीं है, इस पर अभी तक गशी तारी है।
डॉक्टर ने वही कहा जो हर हकीम डॉक्टर के विदे जुबां होता है कि इसने तो अपने सारे हुनर आजमाए हैं, बाकी खुदा के हाथ में है। फिर वो विठल से मुखातिब होकर बोला, उसने बहुत गौर व फिक्र के बाद हदायत अली ड्राइवर को नवाब के घर भेज दिया है। नवाब की वालिदा और बहन को इस हादसे की इत्तला होनी चाहिए। ठीक किया आपने साहब, विठल ने मिनमिनाती आवाज़ में तायद की। क्या करते? डॉक्टर बेचारगी के अंदाज में बोला। इनकी वालिदा कमज़ोर दिल खातून है, अमूमन बीमार रहती हैं, शोहर के इंतकाल के सदमे से संभल नहीं पाई। अब ये सानिहा न जाने किस तरह बर्दाश्त कर पाए। बहरहाल छोटी मोटी बात होती तो हम छुपा लेते, ये तो निहायत संगीन, खुदा खैर करे। ऐसा ही होता है साहब। डॉक्टर को झुझरी सी आ गई। हम वक्त निगरानी की ज़रूरत है। एक तजर्बाकार आदमी तो हमने पास छोड़ दिया है, किसी मुस्तकिल नर्स का भी इंतज़ाम करना होगा। हमें भी मतब और अस्पताल से कई दिन की रुख्सत लेनी पड़ेगी। आप ज़्यादा जानते हो साहब, ये बात छुपी तो नहीं रह सकती, वो बेकरारी से बोला। ये तो आप नवाब साहब की माँ बहन और रिश्तेदारों पर छोड़ दो। हाँ, डॉक्टर खोई हुई सी आवाज़ में बोला, वो ही इसका फैसला करें। आप तो सबको साफ बोल दें। जी जी हाँ, वो तो जबरजब से बोला। आप ठीक कहते हैं, हमारा क्या है, हम इधर ही हैं साहब। कोई उल्टी सीधी हुई तो हमने पहले बोल दिया, आप हमारी तरफ उंगली उठा दें। नहीं नहीं, डॉक्टर पर अवाकिब का खौफ गालिब आ गया। खुदा ना करे ऐसी नौबत आए। फिक्र न करो साहब, भरोसा रखो। अस्पताल बीच में पड़ता था पर सारे में फील मच जाता। विठल के यकीन अमेज लहजे से डॉक्टर का तकद्दुर किसी कदर कम हुआ, मगर मेरा दम घुटने लगा था। ड्राइवर हदायत अली के घर जाने का सुन के मुझे और वहशत होने लगी थी। अब किसी वक्त, किसी लम्हे नवाब की माँ और बहन यहाँ आ सकती थी। यहाँ तो कोहराम बपा हो जाएगा। हमारे यहाँ धरना दिए बैठे रहने से हासिल भी क्या है? हम इस तरह नवाब के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सी मसीहाई, ये अस्पताल भी नहीं, डॉक्टर का घर है। मुझे डॉक्टर के उठ जाने का इंतजार था, तभी मैं विठल को टोक सकता था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि अंदर कमरे में इन दोनों के दरमियान क्या 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 गुफ्तगू हुई है। विठल ने हैदराबाद में अपनी मौजूदगी, नवाब से अपने ताल्लुक, सफ़र के मकसद और अपने क़याम के बारे में क्या कुछ बताया है। डॉक्टर ने इतने सवाल न किए हों तो भी विठल ने अपने तईं इसका आईना साफ रखने की कोशिश की हो कि मुझे बड़ी हैरत हुई, जैसे विठल ने मेरे दिल का हाल पढ़ लिया हो। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्द हमें फुर्सत मिल जाएगी। डॉक्टर से मज़ीद कुछ कहे बगैर विठल उठ गया। डॉक्टर ने उसे रोका भी नहीं। वो हमें दरवाजे तक रुखसत करने आया। उसे याद आया कि ड्राइवर तो मौजूद ही नहीं है। उसने हदायत अली की वापसी तक हमसे ठहर जाने के लिए कहा और अपने घर से 4 कमान तक की मुसाफत का जिक्र किया। मतलब वाज़ह था कि विठल ने होटल में क़याम के बारे में उसे भी नहीं बताया है। डॉक्टर ने अज़राए वज़ा माजरत की कि मोटर तो उसके पास भी है, लेकिन वो खुद चलाता है और नवाब की वजह से इस वक्त इसका घर से निकलना मुमकिन नहीं है। आप पसंद करें तो बलाई मंजिल का कमरा खुलवा दिया जाए, वहाँ आप आराम कर सकते हैं, उसने दबे लफ्ज़ों में कहा। विठल ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि नींद तो खोंटे पे ही ढंग की आती है। विठल ने ज़रूर थकावट और आराम का जिक्र किया होगा। यानी डॉक्टर के ये बताने से पहले कि हदायत अली ड्राइवर नवाब की माँ को इतला देने के लिए घर जा चुका है, विठल ने से इजाज़त मांग ली थी। हम मुलाजिम को भेज के आपके लिए सवारी का इंतज़ाम करते हैं, डॉक्टर ने शस्तगी से कहा। चले जाएंगे साहब, विठल फैली हुई आवाज़ में बोला। सवारी मिलने का टाइम है, थोड़ा पैदल चलेंगे तो बदन खुलेगा। आप अंदर जाके नवाब साहब को देखो, इधर ही आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। हम लोग शाम वाम को पलटेंगे अच्छी बात सुनने के लिए इंशाल्लाह। डॉक्टर की आवाज़ की नतवानी शायद विठल ने भी महसूस की हो। आहिस्ता आहिस्ता कामती इलाके से गुजर के हम बड़ी सड़क पर आ गए। जिंदा के जैसे दर खुल गए हों। मेरे पैर लपक रहे थे, लगता था जैसे ज़मीन नरम हो गई है। धूप खूब निकल आई थी। हालांकि चौराहे की घड़ी में अभी 9 बज रहे थे। दुकानें खुल रही थीं, दफ्तरों का वक्त हो गया था और सड़क पर राहगीरों और सवारियों का हजूम था। ये मौज़म जाही मार्केट के गिरदोनवा का इलाका था। आबद शाह रोड से इतनी दूर नहीं था, हम पैदल भी जा सकते थे, मगर विठल ने घोड़ा गाड़ी रोक ली और हम चंद मिनट में बेकाजी होटल पहुंच गए। वो दोनों जाग रहे थे। पहली दस्तक पर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और हमें देख के उनकी आंखों में शरारे खोंदने लगे। हाँ उस्ताद, जुमरू ने बेसाख्ता सदा लगाई और विठल से लिपट गया। विठल ने भी उसे बाजुओं में भर लिया। जोरा मेरे सीने से चिमट गया। उनके जिस्म धड़क रहे थे। चाय मंगा रहे? विठल जूता उतार के मसहरी पर निमदराज हो गया। जोरा ने फौरन घंटी बजा दी। वो दोनों मसहरी पर बैठ के पैर दबाने लगे। विठल ने उन्हें मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। कसम से उस्ताद, साली ऐसी रतिया कभी नहीं काटी। जुमरू के लहजे में नाज़बरदारी भी थी, तलखी भी। हाँ रे, विठल का मुंह बिगड़ गया। अभी दूध के तेरे कहाँ टूटे हैं? ईमान से रात को तो अपना तख्ता हो गया था उस्ताद। वो साला टैक्सी वाला यतीम खाने की औलाद मोटर किधर ही पेड़ वेड़ में अड़ा देता। बहुत टुंटा किया उस्ताद हरामी ने, क्या बोलूं। कभी पैर पकड़ता, कभी हाथ जोड़ के बीवी बच्चों का वास्ता देता। बीच में मुंह बंद करने के लिए हम लोगों ने बार बार हड्डी डाली, पर वो तो एकदम उखड़ गया था। आखिर में सारे पैसे मुंह पर मारती। बोलता था, माई बाप अब उनका गुनाह माफ़ करो, अब उनको आज़ादी दे दो। भूतनी का सारी वक्त चरांत करता रहा, लेकिन वो कलकतिया लोग बोलते हैं पूरा रोड का राजा था। अपने काम में 16 आने फिट। कितनी बार नवाब की मोटर से आगे ले गया
और लौटा के ले आया। पैसे में तो डंडी नहीं मारी रे, वो तो अपन ने भर दिया दादा। जोरा तड़क कर बोला, क्या याद करेगा हराम का, 6 महीने रगड़ा लगाए भी तो इतनी पगार नहीं बनाता। बैरा चाय ले आया। चाय पी के विठल ने बीड़ी सुलगाई और मसहरी पर पाँव फैला दिया। जोरा से कहा कि वो खिड़कियों के पर्दे बराबर कर दे और बेहतर होगा कि सब दोपहर के खाने तक आराम कर लें। वो दोनों इसके पास से उठना नहीं चाहते थे और पहेलियां बूझने के लिए बेताब थे। गोई ने खूब मालूम था कि विठल से इसकी आमादगी की शर्त ही पे कुछ हासिल किया जा सकता है। खिड़कियों के पर्दे गिराने से कमरे में तारीकी होगी। कहते हैं कि बिनाई रोशनी से मशरूत है। रोशनी ना हो तो बिनाई काम नहीं करती और बिनाई ना हो तो रोशनी अंधी हो जाती है। मगर यह शर्त पूरी होने के बावजूद एक अंधेरा फिर भी बाकी रहता है, अंदर का अंधेरा। बाहर के अंधेरे में नींद अच्छी आ जाती है, पर जब अंदर ही अंधेरा जगजी हो तो आंखें जलती रहती हैं। सारी रात वो इसी सबर आजमा अंधेरे से दो चार रहे थे। वो भी तो इतने शामिल रहे थे जितना मैं और विठल, बल्कि हमसे कहीं ज्यादा बेबसी और बेचारगी का वक्त उन्होंने गुजारा था। उन्हें इस फिशारो गुबार में नींद किस तरह आ सकती थी? वो लफ्ज तलाश करते रहे। जुमरू को कुछ और सुझाई नहीं दिया तो उसने एक आजमुदा हरबा इख्तियार किया, राग कुरेदने और भोबल में फूके मारने का। उसने चटकती आवाज में कहा, रात तो उस्ताद बस सेकंडों की कसर रह गई थी। बाग में तुम्हारे अंदर जाने के बाद हम लोग इधर ही अंधेरे में पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। वहीं डटे रहते तो वो उठाई गिरे हराम ज्यादा ऐसे अंदर नहीं जा सकते थे। सालों की किस्मत साथ दे रही थी कि इधर ही हम जगह से हटे। जाने कौन सी खो से लारी अपने पीछे आ गई। अपने को लगता है वो सुअर की औलाद तुम्हारे पहुंचने से पहले बाग के आसपास ही किधर ही छुपे हुए थे। पिठल हाथ फैलाए बेहिस्सो हरकत पड़ा जुमरू का हज़यान सुनता रहा। जुमरू ने भी वक्फा नहीं किया। उसके कहने के मुताबिक उन्होंने बाग के दरवाजे से दूर दरख्तों की आड़ में एक महफूज जगह मोटर ठहरवाई थी। मोटर से उतर के चंद कदम का फासला तय करने पर दरवाजा इनकी निगाहों के हिसार में आ जाता और वो वहीं आके खड़े हो गए थे कि उन्होंने 2 आदमियों को दरवाजे से निकलते देखा। कुछ दूर चले जाने पर उन्होंने मोटर में बैठ के दोनों का पीछा किया। आगे जाके उन्हें मालूम हुआ कि एक नवाब का ड्राइवर है, दूसरा जुमरू के ख्याल में ज़रूर कोई मोटर का काम जानने वाला बाग का मुलाजिम होगा, क्योंकि उन्होंने जल्दी मोटर दुरुस्त कर ली थी। मैंने और विठल ने दखल नहीं दिया कि ड्राइवर ने बाग के किसी मुलाजिम को रात की वजह से एहतियातन साथ दिया होगा। मोटर खराब ही कहाँ थी जो दुरुस्त होने में वक्त लगता। जुमरू के बकौल इसी दौरान में लारी वहां पहुंची थी और इसमें सवार लोग बाग में जा चुके थे। नवाब की मोटर का ताकुब करते करते जुमरू और जोरा आगे जाके ठहर गए, ये जान के कि नवाब की मोटर का रुख बाग की तरफ है। उन्होंने पलट के फिर इसका ताकुब किया और दरमियान में एक बड़ा फासला रखा कि कोई शुबा ना होने पाए। नवाब की मोटर बाग में दाखिल हुए देर होगी तब वो अपनी पुरानी जगह वापस आए। चंद मिनट का तौक़ुफ़ करके उन्होंने लारी तक पहुंचने के लिए पैदल बढ़ना शुरू किया। मुखालिफ सिमत में बाग की फसील के साथ दरवाजे से कुछ दूर लारी रुकवाई गई थी। उन्होंने अंदर बाहर झांक के देखा, लारी में कोई नहीं था। जोरा ने मशवरा दिया कि लारी के पहियों की हवा निकाल दी जाए। जुमरू को ये एकदम कबल अज़ वक्त मालूम हुआ। उसने जोरा को रोक दिया और तसल्ली दी कि वो दोनों तो बहरहाल वहीं मौजूद हैं। मौका पर किसी लम्हे भी फायर करके टायरों को निशाना बना सकते हैं। पहले इन्हें लारी में सवार लोगों की आमद का सबब और सूरत हाल की नवैयत समझने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त गुजर गया, दरवाजे पर सन्नाटा ही छाया रहा। जुमरू मुतमईन था कि विठल को बाग के इर्द गिर्द इसकी और जोरा की मौजूदगी का यकीन होगा। ज़रूरत पड़ने पर विठल किसी तौर इनसे रब्ता करने की सबील निकालेगा। मोटर की खराबी के वक्त नवाब की मदद के लिए टैक्सी रुकवा के वो विठल को अपनी मौजूदगी से बाखबर कर ही चुके थे। तमाम तर वहशत और इस्तराब के बावजूद जुमरू को ये एतमाद भी था कि अंदर विठल अकेला नहीं, साथ में बाबर भी है और वो दोनों मसल्ला हैं। बाग से लोग यकीनन इसी रास्ते से बाहर आएंगे, सो किसी गैर मामूली अलामत या मशकूक सूरत नजर आने तक उन्हें तहम्मुल करना चाहिए। वक्त सिसक सिसक के गुजर रहा था। उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं था। ड्राइवर अलग आजिज कर रहा था। वो बेचैनी से दरवाजे पर निगाहें जमाए टहलते रहे। देर तक खामोशी रही। फिर अचानक फायरों की आवाज़ से गिरदोपेश पर छाया हुआ सकूत मुतलातम हो गया। जुमरू और जोरा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। बाग की दीवार फलांगे या सीधे दरवाजे से अंदर दाखिल होने के लिए हाथ पांव मारें। वो दरवाजे से करीब होते गए और इन्हें भागते चीखते लोगों का शोर सुनाई दिया। फिर दरवाजे से चंद आदमी मजनूनाना हालत में बाहर निकलते दिखाई दिए। उनसे भागा नहीं जा रहा था क्योंकि उनके कंधों पर जख्मी या मुर्दा आदमी लदे हुए थे। वो जल्दी जल्दी इन्हें लारी में डालते रहे। जुमरू और जोरा इसी वक्त इनके सरों पर पहुंच के उन्हें घेर सकते थे, लेकिन शोर मचाता हुआ हजूम मुसलसल दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जुमरू और जोरा भागते हुए अपनी मोटर के पास पहुंचे और उधर लारी रवाना हुई। उधर उन्होंने अपनी मोटर को हरकत दी। लारी अभी खास सड़क के नुक्कड़ के पास पहुंची थी कि अपनी मोटर उससे आगे निकाल के उन्होंने बीच सड़क पर खड़ी कर दी। लारी अब मोटर के ऊपर ही से आगे जा सकती थी। उन्होंने अपने तमंचे निकाल लिए। इतने में विठल और मैं वहां पहुंच गए। गुजरी हुई रात का मुख्ता जुमरू के लिए तकलीफ दे था। उसके चेहरे पर जाल सा पड़ गया। उसका गला खुश्क हो गया था और आवाज भी छछनाने लगी थी। वो चुप हो गया। विठल आंखें खोले बेसुध पड़ा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं या वो वहां मौजूद ही ना हो। बहुत देर बाद उसने जुबान खोली। सो जा रे अब, उसने भारी आवाज में कहा। ठीक है उस्ताद, जुमरू तुर्शी अमेज पुस्मुर्दगी से बोला।
ये तो महज तमहीद थी। इस अहवाल से गुज़िश्ता रात हड्डियों में सोजिश करने वाले वक्त का हिसाब पेश करना मकसूद नहीं था। कुछ बावर कराना या अपने लिए कोई अजर चाहना ये इनकी वजह नहीं थी। ये तो एक तरह का हुस्न तलब था, बलागत की बात थी। वो विठल के खून की गर्दिश तेज करके इसकी ज़ुबानी कुछ जानने के अर्जुमंद थे और हर चंद उन्हें इस जस्तजू का पूरा इस्तेहकाक था। मगर अड्डे के उस्तादों से इस तरह सवाल नहीं किए जाते, और वो तो विठल था। जुमरू ने अपने बड़े भाई जामू और जोरा से मुंबई के सबसे बड़े दादा पीरू दादा को विठल के सामने नीची पलकों और झुकी आवाज़ में बात करते देखा था। जोरा से बर्दाश्त नहीं हुआ, पर दादा वो बच्चों के से अंदाज में मचल के बोला, अपन का सर अभी तक घुमाइला है कि साला वो चिड़ी मार कौन लोग था? टट्टू तेरे भाड़े का होगा। पर आखिर जोरा के हलक में आवाज़ अटक गई। वो कुत्ते तो नहीं थे उस्ताद जो पिछली मरतबा उधर बाबा की हवेली में आए थे? जुमरू ने दबी जुबान में कहा। नहीं रे, दूसरे थे, नवाब के भेजे। नवाब के? उनकी आंखें फैल गई। अपना ये नवाब? दोनों ने एक साथ कहा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। विठल ने कोई जवाब नहीं दिया और जुमरू और जोरा को सख्ता सा हो गया। विठल ने जमाही लेके करवट बदली। दोनों इसकी पाइंटी पर गुमसुम बैठे रहे। फिर जुमरू ने विठल के पैरों पर चादर डाल दी और उठ के बराबर के कमरे में आ गए और उन्होंने मुझे नोचना खसोटना शुरू कर दिया। मैं इनके इल्म में विठल से ज्यादा क्या इजाफा कर सकता था? उससे भी इससे ज्यादा क्या मालूम था? वो मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर नवाब ने क्यों, क्या नवाब में तवाज़ुन की कोई खामी है उसे ये रास्ता इख्तियार करने और इतना चक्कर काटने की ज़रूरत थी, और उसे डॉक्टर के हवाले करने में विठल को इतनी इतला बेली क्यों थी? वो तरह तरह के सवाल कर रहे थे। इनमें से किसी एक का जवाब मेरे पास नहीं था। आदमी के अंदर खुद कुछ कम कांटे नहीं होते। बर्चियाँ, खंजर और आँख ज़रा हवा रुख बदल के चली, ये कांटे रगे जामे उमड़ने लगे। बर्चियाँ और खंजर तन गई, आग भड़कने लगी। मैंने अपने आप को बहुत रोक के रखा था। उन्होंने फिर मुझे मुंतशर मुतज़लज़ल कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता था कि बज़ाहिर नवाब अच्छी तरह देखता और सुनता था। उसकी नशिस्त बर्खास्त लबो लहजे में कोई ऐब नहीं था, बल्कि यह सलीका और शस्तगी तो लोग इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। आखिर मुझे सुइयाँ चुभोते चुभोते जुमरू और जोरा खुद ही थक गए और उन्होंने मसैरी पर जिस्म डाल दिए। मैं भी इनके साथ बिस्तर पर ढेर हो गया था। कमर टिकाते ही जोड़ जोड़ दुखने लगा। जाने कितना वक्त गुजर गया। वो भी मेरी तरह मसैरी पर लौटते रहे। विठल इसलिए पहलू तही कर रहा था। उनके हिसाब के लिए कुछ देर की बेहिसी और ख्वाबदीदगी ज़रूरी थी। लोग गलत नहीं कहते, जानने से ना जानना ही कुछ बेहतर होता है। आगही कभी कैसी तलवार बन जाती है, और अधूरी आगही तो और अजाब है। और किसी ने कहा है मुकम्मल आगही तो होती भी कहाँ है। अंधेरा होने लगा था। मगरिब की अजानों के बाद हम कमरे से निकल गए। सड़क पर आते आते रोशनियां जल गई थीं। आबिद शाप रोड पर आखिर शाम या इब्तदाई शब की रोशनियां बहुत सुहानी लगती हैं। जुमरू और जोरा हमारे साथ निकले थे, लेकिन होटल से बाहर आके हमसे 30-40 कदम पीछे हो गए। कोई ख़ास बात थी कि आबिद शाप रोड पर आम दिनों से ज़्यादा गहमा गहमी थी। हम मुतवाज़न रफ्तार से मुअज़्ज़म शाही मार्केट की तरफ बढ़ते रहे। घोड़ा गाड़ी में ये रास्ता 9-10 मिनट से ज़्यादा का नहीं था। डॉक्टर के मकान के इलाके तक पहुँचते पहुँचते आधा घंटा हो गया था। बहरहाल अब कुछ दूर बाद अगले चौराहे से हमें बाएं हाथ को मुड़ जाना था। फिर कोई 2 फरलांग पर डॉक्टर का मकान था। एक मेरे कदम ठुठक गए। मैंने विठल को कोहनी मारी, वो भी चौकन्ना हो गया। यही चारा रह गया था कि हम पहलू की दुकान में दाखिल हो जाएं। वो दोनों अड्डे के आदमी थे। मौलाना का नाम मुझे खूब याद था, दूसरे का याद नहीं आ रहा था। वो काले दादा के करीब के आदमी थे। इत्तफाक से बरवकत मेरी निगाह पड़ गई। विठल भी कहीं गुम था। इन दोनों का ध्यान भी बटा हुआ था। दुकान में हमारे दाखिल होते ही इधर पीछे जुमरू और जोरा भी संभल गए होंगे। वो हार्डवेयर, ताले, कुंडी वगैरह की दुकान थी। हमने अपने जिस्म तिरछे कर लिए थे। बस वो लोग अपनी धुन में गुजरते चले गए। हैदराबाद में हमारी मौजूदगी इनके वहम गुमान में भी न होगी। कहीं वो हमारी एक झलक देख लेते तो वहीं फैल जाते और आनन फानन अड्डे के आखिरी आदमी तक ये खबर पहुंच जाती। बुरे दादा, काले दादा, नामपली का साजन दादा, जिसको मालूम होता हमारी तरफ उमड़ा चला आता। बुरे दादा तो बिल्कुल पागल हो जाता। विठल ने आका को रुसवा करके इस गोशन नशीन दुरुफ्तादा को अड्डे के तख्त पर बहाल किया था और काले दादा को इसकी मुआवनत पर तैनात किया था। बुरे दादा ने तो ख्वाब में भी ना सोचा होगा कि अड्डे की चौकी की इज्जत कभी उसे यूं नसीब होगी। बरस 2 बरस नहीं गुजरे थे, महीनों की बात थी। इतनी जल्द अड्डे पर किसी और तब्दीली का इम्कान तो नहीं था। आका की तरह अब किसी नए दादा का अड्डे की चौकी हथियाने के लिए सर उठाते हुए 10 बार आगा पीछा देखना लाजिम है। उन्हें अंदाज़ा होगा कि 2 मरतबा गैर मुतवक्को तौर पर हैदराबाद वारिद हो के हमने नक्शा ही पलट दिया था। अड्डे पर भूरे और काले दादा मसनद नशीन ज़रूर थे, लेकिन कोई दरपर्दा की बात नहीं थी। सबका चशमदीद था कि अड्डे के असल दावेदार कौन है, और अगर इस दौरान किसी सरफिरे दादा ने वाकई भूरे दादा और काले दादा को हटा कर चौकी पर कब्जा जमा लिया तो शहर में विठल दादा की मौजूदगी की खबर तो और आग लग जाएगी का मुतरादिफ होगी। इलाके के थाने का इंचार्ज भी अभी तक वही कजकला नादिर अली होना चाहिए।
जंजीर का सिलसिला अड्डे से थाने, थाने से नवाब राजा लोगों तक जाता है। अब्बाजान की हवेली में नकब जन भेजने वाले और हैदराबाद से हमारी वापसी के वक्त रेल में हमारे पीछे कुत्ते दौड़ाने वाले इन सरगिर्दा नवाब राजा लोगों का खून तो रगों में कौंधने लगेगा। वो सारे शहर में हमारे लिए जाल बिछा सकते हैं। अंधेरा और बढ़ जाने तक होटल में ठहरे रहने की एहतियात से भी क्या हासिल था। अड्डे के आदमी और हमारे तलबगार नवाब राजाओं के नमक ख्वार शाम ढलते ही आशियानों में रुपोश नहीं हो जाते होंगे। इधर हम ढाटा बांध के तो सड़कों से नहीं गुजर सकते। विठल को खूब एहसास होगा कि ऐसी किसी मुठभेड़ के नताज क्या हो सकते हैं। इनके लिए हमें तैयार ही रहना चाहिए। इस वक्त हम बच गए थे। आगे चंद कदम बाद ही अड्डे का कोई दादा टकरा सकता था। वो जोरा और जुमरू को भी अच्छी तरह पहचानते थे। डॉक्टर नासिर मिर्जा की गली में दाखिल होने तक अंधेरा और दबेज हो गया। जुमरू और जोरा बहुत पीछे रह गए थे। सारी इमारत रोशन थी। दो मोटरें दरवाजे के पास खड़ी थी। बस कुछ फासला रह जाता था कि हमें ठहर जाना पड़ा। इसी लम्हे अंदर से डॉक्टर नासिर मिर्जा दो आदमियों के साथ बाहर निकला। उनके पीछे नवाब का ड्राइवर हदायत अली भी था। उसने बढ़ के दरवाज़ा खोला। एक मोहम्मद शख्स के मोटर में बैठने पर मोटर रवाना हो गई। डॉक्टर नासिर मिर्जा और दूसरा आदमी फौरन अंदर वापस चले गए। वो हमें यकीनन नहीं देख पाए थे। बंगले का दरवाज़ा बंद हो गया तो हमने अपनी जगह से हरकत की। बूढ़ा मुलाजिम शायद बरामदे ही में बैठा था। घंटी बजते ही वो बाहर आ गया, जैसे उसे हमारी आमद की तवक्को नहीं थी। हमें देख के वो बेताब सा हो गया और अंदर चलने के लिए इसरार करने लगा। वेटर ने हाथ उठाकर उसे तहम्मुल का इशारा किया और नवाब के बारे में पूछा। मुलाजिम का चेहरा खिंच गया। उसने आह भरी आसमान की तरफ देखते हुए हसरत से बोला, सब अल्लाह के हाथ में है। वेटर के इस्तफसार पर शिकस्त आवाज़ में उसने बताया कि सही हाल तो डॉक्टर ही को मालूम है। वो तो इतना जानता है कि सुबह से अब तक इसके मालिक को एक पल के लिए करार नसीब नहीं हुआ है। हमारे जाने के कुछ देर बाद नवाब की वालिदा और इसकी बहन आ गई थी। डॉक्टर को नवाब के अलावा उन्हें संभालने का काम भी करना पड़ रहा है। सारा घर ही सुबह से उन्हीं की दिलजोई में मसरूफ़ है। इन दोनों की हालत देखी नहीं जाती। मुसलसल कलाम पाक का विरद जारी है। नवाब का एक रिश्तेदार सुबह 11 बजे आया था। वो भी अभी तक मौजूद है। बूढ़े मुलाजिम ने बताया कि दरवाजे पर जो मोटर खड़ी है वो उसी की है। विठल सुनता रहा और उसने धीमी आवाज़ में पूछा, और कोई नहीं आया बड़े साहब? नवाब को पूछने जैसे किसी ने मुझ ख्वाबदीदा के चुटकी भरी हो। मेरा कुछ यही हाल हुआ। मुझे शुबा हुआ कि कोई फ़रेब समात है। सो मैंने अपने सुने हुए का इयादा बल्कि तौसीक करने की जस्तजू की, मगर विठल ने कुछ और नहीं कहा था। ज़ाहिर है उसने किसी सबब के बगैर डॉक्टर के मुलाजिम से ये सवाल नहीं किया होगा। मुलाजिम के लहजे से इब्तदा ही में ये अंदाज़ा हो गया था कि अभी तक सब कुछ नवाब के घर तक रखा गया है। पुलिस तक भी बात नहीं पहुंची है। ऐसी किसी सूरत में हमारे लिए मुलाजिम की पजीराई का तेवर शायद मुख्तलिफ होता। नवाब सरवत यार की आयादत के लिए विठल को और किस किस की आमद की तवक्को है। एक शख्स के सिवा किसी और से उसे क्या गरज थी? उसकी मुराद मौलवी साहब ही हो सकते हैं। इसका मतलब है विठल को शहर में मौलवी साहब की मौजूदगी का यकीन है। नवाब के सानहे की इतला सुन के उन्हें लाजमन यहाँ आना चाहिए। ये भी महज नवाब की फसानत राजी होगी कि मौलवी साहब इसकी ज़मीनों वाले मकान में मुक़ीम हैं। सारे जिस्म में चूंटियाँ रींगने लगी। नवाब साहब जैसे साहिब इकबाल के लिए शहर में मकानात की क्या तंगी थी कि मौलवी साहब को इतनी दूर ठहराने की ज़रूरत पड़ गई। मगर नवाब का इस तरह क्या मकसद, कौन सा? मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं करता था। बूढ़े मुलाजिम ने नफ़ी में जवाब दिया। फिर उसे याद आया कि डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा ने अपने मुरब्बी शहर के मशहूर डॉक्टर महमूद अली सदीकी को मशवरे के लिए बुलाया था। वो अभी भी नवाब की मोटर में वापस गया है। बस अभी आप लोगों के आने से 4-5 मिनट पहले बड़े डॉक्टर साहब गए हैं, बूढ़े ने बताया। विठल सर हिला के रह गया। बूढ़ा आदमी भी कहीं खो गया था। उसे कुछ देर बाद ख्याल आया कि हम लोग तो दरवाजे पर खड़े हैं। वो बौखला सा गया और अंदर चलने के लिए इसरार करने लगा। विठल ने किसी कदर तौक़ुफ़ किया और अंदर दाखिल हो गया। बूढ़ा हमें इसी नशिस्तगाह में ले गया जहाँ सुबह हम बैठे हुए थे। कमरे में सगवार सी खामोशी थी। मेरा दिल डूबा जा रहा था। बार बार मेरा ध्यान मौलवी साहब की तरफ जाता था। मौलवी साहब की यहाँ आमद का तो नवाब पर गुजरने वाली उफ्ताद की इतला पर मुनसर है। चाहे वो नवाब साहब के वसी मकान के किसी हिस्से में अब तक लोग यूं रुके हुए हैं कि इन्हें खबर ही नहीं हुई, मगर ताबा के नवाब के ज़ख्म खुश्क होने और पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाने का मरहला कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। खुद नवाब के घर मुलाजिमों का एक लौ लश्कर है। शहर में इसके रिश्तेदारों और शनासाओं की भी कोई कमी ना थी। दौलत में तो रिश्ते यूं भी हज़ार हो जाते हैं। दौलत तो शहद के मानित होती है और बड़ी दाद तलब होती है। खिराज अदा करने वाले खजूम के बगैर उसे चैन नहीं आया। नवाब की इज़्ज़त और जाह का सिलसिला तो पुश्तों से है। ज़्यादा देर तक नवाब को इसके पुरसानाने हाल से रुपोश नहीं रखा जा सकता। किसी को ज़रा सी भनक मिल गई तो बात जाने कहाँ तक पहुँचे। बुरी खबर वैसे भी आग की तरह फैलती है। हदायत अली ड्राइवर वाकिफ़ हाल है। जैसा कि बूढ़े मुलाजिम ने बताया, एक रिश्तेदार भी इसकी माँ बहनों के साथ मौजूद है। डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा के घर वालों, नर्स और मुआविन के अलावा एक और डॉक्टर गुज़िश्ता रात मजन मियाँ के बाग में आने वाले और ख़ुद बाकी मुलाजमीन। और आखिर इस पर्दापोशी पर्दादारी का जवाज़ भी क्या है? आदमी बीमार भी होता है, उसे हादसे भी पेश आते हैं। आदमी को सरेरा सांप भी काट लेता है।
कोई इस तरह उसे तहखाने में बंद नहीं कर देता। अभी तो सिर्फ एक पहर गुजरा है, कोई वक्त नहीं जाता कि इतराफ़ किनाफ में नवाब की इबरत समा दास्तां का शोहरा होगा और डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा के यहाँ नवाब के बही ख्वाहों की भीड़ लगी होगी। ऐसे में तो दुश्मन भी तमाशा देखने आते हैं।